हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलर विद रणधीर। ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, क्लास 12th फिजिक्स, महाराष्ट्र बोर्ड। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे गॉज प्रेशर वाले टॉपिक के साथ। ये टॉपिक में क्या देखना है आपको, हम यहाँ पे कुछ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर की बात करेंगे। डिफरेंस ऑफ प्रेशर से हम ये टर्म डिफाइन करेंगे जो कि है गॉज प्रेशर। सो पहले तो है कि द टोटल प्रेशर कैपिटल पी एट डेप्थ एच बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर इज गिवन एज। तो इसकी बात हमने पहले भी की है पिछले लेक्चर में कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है कि ये मेरा सरफेस है और जो सिलेंडर है वो इसके नीचे है, मतलब ऊपर वाला जो फेस है सिलेंडर का वो सरफेस पे है और नीचे वाला जो फेस है वो कुछ डेप्थ पे है। वो डेप्थ इस केस में हमें कितना बोला है, एच बोला है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे टोटल प्रेशर निकाल सकते हो। ठीक है, टोटल प्रेशर जो लग रहा होगा इस वाले फेस पे, इसको हम पी बोल देते हैं, कैपिटल पी। तो इसका जो था एक्सप्रेशन वो ऐसा कुछ था कि P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। ठीक है, उस केस में आई थिंक शायद एच की जगह पे डी दिया हुआ था, तो डी रो जी ऐसा कुछ करके आपने लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी डेराइव किया हुआ है। अब वही चीज में हमने बस यहाँ पे पी ए पुट कर दिया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे ये टोटल प्रेशर, ये पी ए पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ, मतलब पी नॉट की जगह पे पी ए पुट कर दिया। एच है डी के जगह पे, जहां हमने पहले डी देखा था, तो एच है, फिर रो है, फिर जी है। तो सेम एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है। बात लिखने के बाद इसके बाद, द एक्सेस ऑफ प्रेशर एट डेप्थ एच इन लिक्विड इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। तो इतने डेप्थ पे जो प्रेशर एक्सेस में होगा, बढ़ा हुआ होगा, उसे आप गॉज प्रेशर बोलोगे। देखो, ये वाले सरफेस पे पी ए है, पी ए है प्रेशर। ठीक है, बॉटम वाले सरफेस पे पी है प्रेशर। और हमें पता है कि दोनों में कंपेयर किया जाए तो प्रेशर कहां ज्यादा होगा प्रेशर पी पे। देखो, पीए पे बस रहेगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, या ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा है। बट ये वाले बॉटम वाले फेस पे जो प्रेशर है वो, एक तो यहाँ पे दो फिर टर्म आते हैं जो कि आपको इस फॉर्मूले से मिल जाता है। यहाँ पे एक ये वाला टर्म भी है, पीए। ठीक है, एटमॉस्फेयर का भी कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, प्लस एक्स रो जी वाला प्रेशर रहेगा। दो प्रेशर का एडिशन जाके आपको ये मिलेगा। मतलब ये समझ में आएगा आपको कि ये जो वाला जो प्रेशर है बॉटम वाले फेस में वो ज्यादा रहने वाला है एज कंपेयर टू ऊपर वाले फेस पे जो प्रेशर है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, जो ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसे आप गॉज प्रेशर बोलोगे। तो हमें बस करना क्या है, इस पी ए को वहां शिफ्ट कर देना है, तो यहाँ पे माइनस पी ए हो जाएगा, पी माइनस पी ए। और राइट साइड में क्या बचेगा, एच रो जी। ये आ रहा है आपका एक्सेस ऑफ प्रेशर। बड़े में से छोटा निकाला, तो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है, एच रो जी, ये हो गया आपका गॉज प्रेशर। बस इतना ही, गॉज प्रेशर। Thus, gauge pressure at a point in a liquid is a difference between the absolute pressure and the atmospheric pressure. तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होता है उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोलते हैं। सो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर और ये वाला है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वही है आपका गॉज प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज है, इसे याद रखना है कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नथिंग बट द गॉज प्रेशर। और ऐसा बोल सकते हो, ये भी चीज हम बोल सकते हैं, द एक्सेस ऑफ प्रेशर एट डेप्थ एच या डी, इनकेस पुट करोगे तो यहाँ डी कर देना, इन लिक्विड इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। ठीक है, पिछला भी टर्म याद होना चाहिए। पिछला जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, हर एक टर्म आपको याद होना चाहिए। उसके हेल्प से हमने यहाँ पे बात की। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये क्या है, देखो ध्यान से। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, कंसिडर द
interconnected vessels A, B, C and D as shown in figure A। तो यहाँ पे इस फिगर में आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको चार वेसल दिख रहे हैं और ये चार वेसल कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। आप देखोगे ये सब के सब नीचे से जुड़े हैं आपस में, ठीक है। इस वाले ट्यूब में ये भी आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये भी और ये भी, है ना, चारों ए बी सी डी, चार वेसल आपस में जुड़े हैं, सो वी कैन से दे आर इंटरकनेक्टेड। व्हेन अ लिक्विड इज poured into any one of the vessels, the liquid level rises to the same height in all the vessel। अगर आप किसी भी एक वेसल में लिक्विड डालोगे तो क्या होगा, वो लिक्विड सेम हाइट पे राइज करेगा हर एक वेसल में। आप इसलिए देख पा रहे हो कि ए में, बी में, सी में और डी में, चारों ही वेसल में सेम लेवल दिख रहा है आपको लिक्विड का, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि उनका शेप क्या है, साइज क्या है, बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ये थोड़ा मोटा सिलेंडर लग रहा है, थोड़ा पतला है, थोड़ा ये कोनिकल है, थोड़ा प्लस साइन में आपको कुछ सिलेंडर टाइप कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो यहाँ पे हर एक वेसल का शेप साइज अलग है, फिर भी आप जब भी डालोगे किसी में पानी, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें लिक्विड डालो, इसमें डालो, अल्टीमेटली सब जुड़े हैं और आपको यहाँ पे मिलेगा सेम हाइट हर एक का, सेम हाइट, ठीक है। तो ये है आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, यही चीज है बस, और कुछ नहीं। ऑल्दो द वेसल्स हैव डिफरेंट शेप एंड कंटेन डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जानते हैं हम कि इनका शेप अलग है, इनका वॉल्यूम यानी कि अंदर जो स्पेस है लिक्विड एकोमोडेट होने के लिए वो भी अलग अलग है। द लिक्विड कॉलम हाइट रिमेन्स इक्वल अक्रॉस ऑल, आपको जो लिक्विड कॉलम की हाइट मिल रही है सब में क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। यहाँ पे भी हाइट सेम, यहाँ भी हाइट सेम है और यहाँ भी हाइट सेम। Since the height of the liquid column is identical in each vessel, the pressure exerted by the liquid column is the same in all vessels, keeping the system in equilibrium। तो यहाँ पे क्योंकि हाइट यहाँ पे हर एक में सेम है, इसलिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम भी यहाँ पे सेम होगा। याद है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम क्या होता था फॉर्मूला, बताओ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, बोलो। पिछले लेक्चर में हो चुका है, बताओ कितना होता था, एच रो जी, कितना था, पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है। इतनी बार बोलता हूँ पढ़ के आना है पिछला। तो ये है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। यहाँ पे अगर मैं मान लो इस पॉइंट की बात करूं तो इसके ऊपर का जो लिक्विड कॉलम है उसके द्वारा कितना प्रेशर लग रहा होगा इस वाले पॉइंट पे, तो वो है, ये फॉर्मूले से मिल जाएगा आपको एच रो जी, कि इसके ऊपर लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है, ठीक है, साथ में रो यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या जो भी है, ठीक है, लिक्विड, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूले में आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूले में एच रो जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब हमने एक ही लिक्विड डाला है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक ही जगह पे होगा कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम रहेगा। और हम यहाँ पे देख रहे हैं हर एक में हाइट भी क्या है, सेम, हर एक वेसल में हाइट भी सेम है, तो यहाँ पे एच भी सेम। तो अगर ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो यहाँ पे आपको प्रेशर भी हर एक में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। हर एक में प्रेशर आपको सेम मिलेगा। आप इस पॉइंट पे जाओ, इस पॉइंट पे जाओ, अलग अलग वेसल पे सेम हाइट के पॉइंट पे जाओ, उस पॉइंट पे आपको जो प्रेशर मिलने वाला है बाय द लिक्विड कॉलम वो सेम मिलेगा। देखने में थोड़ा अजीब लगता है बिकॉज प्रेशर की बात करें तो वो फोर्स और एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर एक का अलग है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है ना, बट फिर भी ये चीज हो रही है। इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा है आपको कि भाई प्रेशर सेम रहेगा।
और हाइड्रोस्टैटिक पैराडोसिस क्या समझ में आ रहा है कि हाइट यहाँ पे हर एक में सेम होगा। हाइट सेम रहा तो भाई प्रेशर तो सेम रहना ही है। ठीक है, इसे याद रखो एकदम। उसके बाद नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर। पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो, द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट is transmitted equally and undiminished to every point to the fluid and also on the walls of the container provided the effect of gravity is neglected। तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर प्रेशर अप्लाई आप कर रहे हो, एक इनक्लोज्ड फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड कहीं पैक है। जैसे आप देखो यहाँ पे इस सिस्टम में, यहाँ पे हमने कुछ एक कवरिंग लगाई है, ठीक है, इसको पिस्टन बोल देंगे कल को। और यहाँ भी एक कवरिंग लगाई है, मतलब यहाँ अंदर जो आपका फ्लूइड है वो पैक्ड है इनसाइड दिस सिस्टम। सो इनक्लोज फ्लूइड बोल सकते हो आप इसको। एट रेस्ट, फिलहाल रुका है, इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट टू द फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। तो आप अगर प्रेशर यहां पे लगाते हो तो पता है आप यहां पे प्रेशर लगाओगे, ये जो स्ट्रक्चर है पिस्टन, ये नीचे की ओर जाएगा और ये फ्लूइड को ये धक्का देगा और ये फ्लूइड फिर यहां धक्का देगा ऊपर की ओर। मतलब ये जब नीचे की ओर जाएगा तो ये कहां जाएगा, ऊपर की ओर। मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने यहाँ पे बात की है प्रेशर की, कि प्रेशर आप जब अप्लाई करोगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब मैंने अगर यहाँ पे प्रेशर लगाया तो ऊपर आने का प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इसको अगर मैं P1 मानो, इसको अगर मैं P2 मानो, तो ये दोनों इक्वल होने वाले। यहाँ भी ध्यान से देखो तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई यहाँ पे एरिया कम है, ठीक, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो क्या उससे प्रेशर चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा। ये बात बोली है पास्कल। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम हम करेंगे, इसका एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे तो। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गए और भी बहुत सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वर्ड टू वर्ड याद रखो इससे। ठीक है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट होता है, उन्होंने जो अपने मुंह से निकाल दिया वो स्टेटमेंट हो गया, उसमें आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, पूरा याद रखना पड़ेगा। द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज फ्लूइड, मतलब ऐसा भी नहीं है बस मैंने यहाँ और यहाँ की बात की तो प्रेशर इक्वल है। नहीं, आप यहाँ यहाँ ये दो पॉइंट की बात करो तो भी यहाँ पे प्रेशर आपको सेम मिलेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट के प्रेशर की बात करो तो भी आपको सेम ही मिलेगा। तो इंटायर फ्लूइड में कोई भी रीजन में किसी भी एक पॉइंट पे आप देखोगे यू विल गेट द इक्वल प्रेशर। ठीक है, और ये जो प्रेशर है वो वॉल्स पे भी सेम ही अप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ पे वॉल्स वाले कंटेनर पे भी सेम ही अप्लाई होंगे। एक चीज हम लेके चलते हैं आसान करने के लिए चीजों को, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। ये सिस्टम मानो काम कर रहा है जीरो ग्रेविटी, तब आप ऐसे प्रॉपर हिसाब में से देखोगे, बट एक्चुअल में ग्रेविटी है, फिर वो कल को हम बात करेंगे। अभी तो हम नॉर्मल स्टेटमेंट ये जो पास्कल का ये लगाने का जो है कैसे लगाना है वो सीख लें। कल को ग्रेविटी आएगी तो उसके साथ भी लगाना सीख लेंगे भाई कैसे ग्रेविटी हैंडल करना है। बिकॉज अगर ये नीचे की ओर ये आप लगा रहे हो और ये ऊपर की ओर लग रहा है तो यहाँ पे एक एटमोस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा जो कि इसे कुछ हद तक माइनस कर सकता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कहीं आप बोल सकते हो कि जब हम नीचे धक्का दे रहे हैं, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो भी नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मुझे यहाँ पे अपोज कर रहा है। मतलब खेल दोनों जगह खेल रहा है वो, बट हम फिलहाल उस चीज को इग्नोर कर दे रहे हैं, चीजों का आसान रख रहे हैं। दोनों प्रेशर इक्वल होगा, और अगर दोनों प्रेशर इक्वल होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने मानो यहाँ पे फोर्स लगाया F1 और एरिया है, यहाँ पे एरिया अलग है तो छोटा एरिया इसको A1 मान लो। और इसके लिए फिर आप लिख दोगे P2 के लिए क्या, F2 अपॉन A2। इसलिए हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है, ये इक्वेशन लिखा है F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। ठीक है, याद रखना है पास्कल लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर। नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ध्यान दो, हाइड्रोलिक लिफ्ट में
बहुत इंपॉर्टेंट यूज आता है ये। Hydraulic lift, which is used to lift or support heavy objects such as cars, trucks, etc., work on the basis of Pascal's law. तो मुझे अगर हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना है, मान लो ये आप जो लोड देख रहे हो यहाँ पे कोई हैवी लोड है, कार है या ट्रक है, उसे मुझे अगर उठाना है तो कैसे मैं फोर्स में कम फोर्स को मैं ज्यादा फोर्स बना दूंगा और उस ज्यादा फोर्स से मैं इसे उठा दूंगा। पास्कल लॉ से डिफाइन हो जाएगा ये, देखो P1 इक्वल टू P2 बोलता है पास्कल लॉ, यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2। इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ठीक है, ये इक्वेशन। अब आप इसे ध्यान से देखो। सो मान लो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, और मान लो कुछ एरिया है 2 मीटर स्क्वायर कुछ, ठीक है, ये वाले हिस्से। तो यहाँ पे आपको जो प्रेशर की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी, कुछ 5 पास्कल। अब आप ये वाले हिस्से पे, इस वाले हिस्से में आप देखोगे कि अब एरिया क्या है, बढ़ चुकी है। मान लो इसको मैं बोलता हूं, लेट से ये एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो A2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। मुझे बताओ, अगर A2 के जगह पे आ जाए या फिर ये वाले एरिया पे आ जाए वैल्यू 5, तो F2 क्या होगा, बोलो। मतलब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि फ्रैक्शन की वैल्यू इस फ्रैक्शन के इक्वल हो, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 5 दिख रही है। मैं न्यूमरेटर में क्या डालूं कि मुझे 5 मिल जाएगा, 25 डाल दूं, बिकॉज 5 जा 25। आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, एरिया बढ़ रही है। फोर्स में लगा रहा था 10 न्यूटन का, बट यहां पे मुझे आउटपुट कितने फोर्स का मिल रहा है, 25 न्यूटन। फोर्स कैसे बढ़ा, पता नहीं, पास कर लो। लगाया मैंने 10 न्यूटन का ही फोर्स, और ये 2.5 गुना बढ़ गया। और ऐसे हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, 100 100 गुना, 150 150 गुना फोर्स बढ़ा देते हैं। मैं जितना लगा रहा हूं उसका कितना गुना बढ़ा दिया जाएगा फोर्स। तो मैंने यहाँ पे कम फोर्स लगाया, या जितना मेरी औकात थी, जितना मेरे पास मशीनरी थी उस हिसाब से फोर्स लगाया, और इन रिटर्न मुझे यहाँ पे कितने टाइम्स फोर्स मिल गया, जिससे कार ट्रक जैसे हैवी व्हीकल, हैवी लोड्स भी मैंने उठा दिए। तो गैरेज में, है ना, जहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरेशन होता है वहां पे, और भी बहुत सारी जगहों पे हाइड्रोलिक लिफ्ट लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो कैसे ये काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या ये चीज, बताओ मुझे, डाउट है क्या इसमें किसी का कुछ, ध्यान दो। नेक्स्ट है, सेम हिसाब में काम करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, सेम ही काम है। जब एरिया बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये है आपका ब्रेक पेडल, मतलब आप ब्रेक लगाओगे ट्रक में, कार में, जो ब्रेक होता है एक्सीलरेटर के बगल में। ठीक है, ब्रेक एक्सीलरेटर और क्लच के बीच में होता है ब्रेक। तो वो ब्रेक पेडल को अगर आप प्रेस करोगे तो ब्रेक पेडल के पीछे भी, ये इसको हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। और जब आप इसको धक्का देते हो, ठीक है, तो यहां पे जो ब्रेकिंग है वो हर जगह से होती है। ठीक है, ये मान लो आपके फ्रंट व्हील्स हैं, और ये आपके बैक वाले व्हील, रियर व्हील्स। तो यहां पे ध्यान ये देना है, एक तो थोड़ा डायग्राम जो आपको दिया है टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा है, बट इसको कुछ ऐसे आपको देखना है कि आपने यहाँ पे जो प्रेशर, आपका यहाँ पे जो एरिया है ना, वो एरिया कम है। ठीक है, और दिख भी रहा है वैसे, ये एरिया ज्यादा आपको दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम ही दिख रहा है। ठीक है,
अब ऐसा भी क्यों? क्योंकि देखो अभी एक तो यहाँ पे है कि आप इसको जब प्रेस करोगे तो फ्लूइड आपका एक तो यहाँ वाले से जुड़ा है, आगे वाले से, यहाँ वाले से जुड़ा है, पीछे वाले से फ्लूइड जाएगा। ये वहाँ यहाँ पे जो पिस्टन है उसे प्रेस करेगा, पिस्टन यहाँ पे सब बाहर की ओर जाएंगे, और जो भी उनका काम है, डिस्क ब्रेक जो भी ब्रेक है ना, वो लगाने में हेल्प करेंगे, है ना, फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे और वहां पे ब्रेकिंग कराएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और है कि फ्रंट वाले व्हील में आप देख रहे हो कि ये वाला जो इसको स्लेव सिलेंडर बोलते हैं, स्लेव सिलेंडर हैं इसे। मास्टर सिलेंडर आपके ब्रेक पेडल पे होता है और ये सब होते हैं स्लेव सिलेंडर। ये काफी बड़े दिख रहे हैं आपको, इनका एरिया भी ज्यादा है। और जो पीछे वाले सिलेंडर है, पीछे वाले व्हील्स पे, ये थोड़े छोटे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? फ्रंट व्हील में बड़े स्लेव सिलेंडर हैं, बड़ा एरिया, बड़ा फोर्स। क्यों चाहिए बड़ा फोर्स? ज्यादा फोर्स इसलिए चाहिए बिकॉज पूरा इंजन गाड़ी का आगे की तरफ होता है, सारा मास गाड़ी का आगे की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हैवी साइड है, एक कार का जो हैवी साइड है वो फ्रंट साइड होता है। ठीक है, बोनेट होता है, वहां पे सारी मशीनरी होती है, वहां पे इंजन होता है ना, उससे भारी क्या ही होगा। तो इसलिए ज्यादा हैवी साइड है फ्रंट साइड, इसलिए वहां पे ब्रेकिंग ज्यादा लगेगी, वहां पे ब्रेक्स थोड़े पावरफुल होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्लेव सिलेंडर आप देखो थोड़े बड़े हैं, ज्यादा फोर्स लगाने वाले सिलेंडर से। और पीछे देखा जाए, पीछे है, चक्के हैं, पीछे भी भारी जगह है, बट इंजन थोड़ी है पीछे। ठीक है, लोग रहेंगे, लोग तो आगे भी है पीछे भी है, बाकी पीछे थोड़ा कम पावर लगता है, कम ब्रेक्स लगते हैं। सो यहाँ पे स्लेव सिलेंडर थोड़े कंपेरेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर टू आपके फ्रंट व्हील्स। ठीक है, तो याद रखना है, सिंपल सा छोटा सा फोर्स आपने ये ब्रेक पेडल पे मारा, इन रिटर्न आपको बहुत सारा फोर्स मिलेगा हर एक व्हील पे, जिससे ब्रेकिंग हो जाएगी और गाड़ी स्लो डाउन होगी। नेक्स्ट है मर्क्यूरी बैरोमीटर। पहले तो देखो बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। डिवाइस टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। याद रखना है। ठीक है, फिर मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या होता है, जहां पे हम नो डाउट मर्क्यूरी यूज करेंगे। सो टॉरेसली was the first to devise a method for measuring atmospheric pressure using a mercury barometer। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, ये सबसे पहले टॉर्सले ने बताया था। इन अ मर्क्यूरी बैरोमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब ऑफ अबाउट 1 मीटर इन लेंथ, हमने यहाँ पे ग्लास ट्यूब लिया लंबा सा, इसका लेंथ है लगभग 1 मीटर, एंड अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर आप देख रहे हो, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन है वो एक सर्कल है, इसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर तक। ठीक है, उसके बाद इस कंप्लीटली फिल्ड विथ मर्क्यूरी। इसको आप पहले तो पूरे तरीके से इस पूरे टेस्ट ट्यूब को, जो भी ट्यूब है ये 1 मीटर लॉन्ग, इसको आप पूरा फिल कर लो मर्क्यूरी से। उसके बाद the tube is then inverted and placed into a small dish containing mercury as shown in the figure। तो आप इसको फिर क्या करोगे, ऑलरेडी एक डिश आपको लेना है जिसमें थोड़ा पहले से मर्क्यूरी हो, और आप इस टेस्ट ट्यूब को जो है उल्टा कर दोगे। इसके अंदर ऑलरेडी था भरा हुआ मर्क्यूरी, उल्टा करने के बाद कुछ मर्क्यूरी इस डिश में जाएगा, कुछ मर्क्यूरी इसके अंदर रहेगा। ठीक है, the mercury level in the glass tube drops as some mercury spills into the dish। अभी नॉर्मल सी बात है, कुछ मर्क्यूरी तो चला ही जाएगा इस डिश में, तो जो खाली स्पेस होने वाला है उससे आप बोलोगे टॉर्सलेज वैक्यूम। So a vacuum gap is created between the surface of the mercury column in the tube and the closed end of the tube। तो एक आप देख रहे हो एक खाली स्पेस यहाँ पे बन रहा है, तो मैंने बात बोली आपको। और ऐसा नहीं यहाँ पे कोई गैस होगी, एयर होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम एम्प्टी वैक्यूम होगा यहाँ पे, हम इसे बोलेंगे टॉर्सलेज वैक्यूम। उसके बाद एट पॉइंट ए the top of the mercury column inside the tube within the
वैक्यूम, द प्रेशर इज जीरो। अभी आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट देख लो, पॉइंट है आपको दिख रहा है, ठीक है। ये पॉइंट पे आप देखो, इसके ऊपर प्रेशर कौन लगा सकता है? लगाता तो ये ऊपर की जगह से एटमॉस्फेयर लगाता, या कोई गैस होती तो वो लगाता, बट हमने बोला ये जगह कैसी है? वैक्यूम। तो यहाँ पे इसके ऊपर इस सरफेस पे कोई प्रेशर लगाने वाला नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? जीरो। प्रेशर होगा जीरो, ठीक है। इसके ऊपर कोई लिक्विड होता तो एच वाला लग जाता प्रेशर। एटमोस्फेयर होता, अगर एटमोस्फेयर प्रेशर लग जाता, कोई और गैस होती तो उसका प्रेशर लग जाता, बट इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सो इसके ऊपर प्रेशर भी कोई भी नहीं लगाएगा, इस पर प्रेशर होगा जीरो। नेक्स्ट है पॉइंट बी, इज लोकेटेड इनसाइड द ट्यूब एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज पॉइंट सी, द सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन द डिश। यहाँ पे फिर बोला है कि पॉइंट बी और पॉइंट सी का जो लेवल है एकदम सेम है। देख सकते हो आप, पॉइंट सी और पॉइंट बी का लेवल एकदम सेम दिख रहा है। इनका जो लेवल है एक हिसाब से सरफेस लेवल पे आपको दिख रहा है, इनका जो हाइट है बॉटम से आपको सेम दिख रहा है। इस पे द प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू द एटमोस्फेयर प्रेशर, ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे एक तो सी वाले पे क्या प्रेशर लग रहा होगा? एटमोस्फेयर के द्वारा लग रहा होगा, इसको हम पी नॉट बोल लेते हैं। और बिकॉज सी और बी ये दोनों ही पॉइंट सेम हाइट पे हैं, सेम हाइट पे हैं बॉटम से, इसलिए दोनों पे प्रेशर भी सेम लगेगा। सी वाले पॉइंट पे पी नॉट लग रहा है प्रेशर, तो बी वाले पॉइंट पे भी लगेगा पी नॉट। ये बात यहां पे बोली हुई। तो पीबी और पी नॉट यहां पे हमने इक्वल बोल दिया कि भाई पीबी पे ऐसा बोल सकते हो कि बी वाले पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? वो पी नॉट के बराबर होगा। तो पीबी इक्वल टू पी नॉट। अब यहां पे आप आगे क्या कर सकते हो? यहां पे आप अपना जो एक्सप्रेशन था, ठीक है, वो लगा सकते हो, टोटल प्रेशर वाला, पीबी इक्वल टू पी ए इक्वल टू एच रो जी, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने अभी यहाँ पे बाय कंपैरिजन बताया कि भाई ये दोनों सेम हाइट पे थे, यहाँ पे लग रहा था पी नॉट प्रेशर, तो बी वाले पे भी लगेगा पी नॉट प्रेशर, ठीक है। बट हम एक चीज और जानते हैं यहाँ पे कि अच्छा ठीक है, अगर मैं बी वाले पॉइंट पे प्रेशर पूछूं, टोटल प्रेशर, तो हमने जो पहले पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे इसको आप कैसे बता सकते हो? इसको आप बोल सकते हो पीबी इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। याद है टोटल प्रेशर का ये फॉर्मूला था ऐसा वाला, P इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। यहाँ पे ये पॉइंट की बात करें टोटल प्रेशर की, पीबी लिखा इज इक्वल टू, टॉप पे जाना है और इसके सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर होता पी नॉट लिखते, बट ऐसा कुछ नहीं है, एटमोस्फेयर ही नहीं है, तो हमने बस सिंपली यहाँ पे पी ए लिख दिया प्लस एच रो जी। ये वाला टर्म आता है बिकॉज वो लिक्विड कॉलम का भी तो प्रेशर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। लिक्विड कॉलम का प्रेशर है एच रो जी, और उसके ऊपर से प्रेशर एटमोस्फेयर का वो अलग, वो ये रहेगा, बट एटमोस्फेयर नहीं है, हमने सिंपली यहाँ पे पीए लिख दिया, ठीक। अभी हमने जस्ट देखा भाई कि पीए जो है, पीए कितना है? पीए है जीरो। हम यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो पीबी कितना आ जाएगा? पीबी आ जाएगा एच रो जी, ठीक है, पीबी आ जाएगा एच रो जी। अच्छा, कुछ और भी हमने यहाँ पे अभी निकाला था, हमने यहाँ पे बोला था कि भाई पीबी पी नॉट के बराबर बराबर है। इसके लिए हमने एक चीज बोली थी कि भाई सी और बी पॉइंट सेम लेवल पे है, सो सी पॉइंट पे पी नॉट प्रेशर लग रहा है, सो बी पॉइंट पे भी पी नॉट प्रेशर लग रहा होगा, सो पीबी पी नॉट के बराबर है। और यहां पे हमने जो निकाला पीबी एच रो जी के बराबर है। दोनों का जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, सो राइट साइड पे क्या होगा? इक्वल। आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या, पी नॉट और एच रो जी इक्वल होंगे।
हमने क्या निकाला यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला एच रो जी के फॉर्मूले से। बात हमने यही की थी कि मर्क्यूरी बैरोमीटर से हम एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नापेंगे विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरी, यहाँ पे हम मेजर करने वाले हैं, टॉर्सले ने जो बताया था। क्लियर है सबको? बताओ। इस चीज में हमने क्या किया, सबको क्लियर है? ए पॉइंट पे नो प्रेशर, बी और सी पे सेम प्रेशर, सी पे ऑलरेडी एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा था पी नॉट, बी पे भी लगेगा पी नॉट। बट हमें एक और चीज पता है कि भाई बी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड कॉलम है, इस पे हम प्रेशर जो देखेंगे वो रहेगा कुछ ऐसा, पी बी इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी, वेयर पी ए जो रहेगा वो टॉप सरफेस पे जो प्रेशर है वो है, प्लस एच रो जी। पी हमने ऑलरेडी बता दिया था, जीरो है पुट करने के बाद। ठीक है, यहां जीरो पुट कर दो, पीबी की जगह पी नॉट पुट कर दो, तो पी नॉट बराबर यहाँ पे बस बचेगा एच रो जी। ये आपका निकल गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इसको यू ट्यूब मैनोमीटर ही बोलते हैं, बिकॉज द शेप इज लाइक यू, और एक ट्यूब है सो यू ट्यूब। यू ट्यूब कौन सा वाला? ये वाला नहीं, यू ट्यूब होगा, वो फ्लो फ्लो में बह जाओगा, ये लिखा होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं, यू शेप का ट्यूब है तो यू ट्यूब मैनोमीटर भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है। अब इसका काम क्या है वो देख लो। एन ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस नापने के लिए ये डिवाइस है, याद रखो, प्रेशर डिफरेंस नापता है ये। इट कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब partly filled with a low density liquid, which helps in maintaining a larger level difference between the level of liquid of the two arms of the manometer. तो यहाँ पे हम जनरली लो डेंसिटी लिक्विड यूज करते हैं। लो डेंसिटी लिक्विड का क्या हिसाब होता है? अगर आप ये चीज देखो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं डेंसिटी लो रखूं सो वॉल्यूम विल बी हायर, वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उससे क्या हो सकता है? उससे ये हो सकता है कि आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस मिलेगा। अगर आप हाई डेंसिटी का अगर लिक्विड रखते हो, वहां पे वॉल्यूम आपको कम मिलेगा। वॉल्यूम कम मिलेगा मतलब वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा, काफी हैवी लिक्विड होगा वो। काफी हैवी लिक्विड होगा तो क्या होगा, एक जगह बस पड़ा रहेगा, और उसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसके लेवल के बीच में वो काफी कम मिलेगा। यहाँ पे आप देखो, लो डेंसिटी है, हाई वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम, तो आप ए वाले पॉइंट और बी वाले पॉइंट में आप एक डिफरेंस देख रहे हो। ठीक है, हाइट में डिफरेंस, तो प्रेशर में भी डिफरेंस होगा। वैसे हाइट का इतना कंसेप्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रेशर का आप थोड़ा देख के चलोगे कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आपको मिलेगा अच्छी तरीके से। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे, लो डेंसिटी लिक्विड मतलब आप जैसे केरोसिन हो गया, वाटर भी आप ले सकते हो लो डेंसिटी लिक्विड में। उसके बाद वन आर्म ऑफ द ट्यूब इज ओपन टू द एटमोस्फेयर। आप ये वाला ट्यूब का आर्म देखो, और ये ए वाले पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है इसको हमने ओपन रखा है, सो यहाँ पे ये एक्सपोज्ड है टू द एटमोस्फेयर, तो देयर विल बी एटमोस्फेरिक प्रेशर। ए पॉइंट पे क्या लगेगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर। एंड द अदर आर्म इज कनेक्टेड टू द कंटेनर डी। और जो दूसरा वाला हिस्सा है इस यूट्यूब मैनोमीटर का, वो किसके साथ जुड़ा है? डी वाले कंटेनर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। और एक और चीज है, ये खाली स्पेस नहीं है, याद रखना। आपको खाली भले दिख रहा होगा, खाली स्पेस नहीं, वैक्यूम नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई गैस होगा, एयर ही होगा या कोई पर्टिकुलर गैस होने वाला है, इतनी इतनी पूरी जगह पे। ठीक है, तो याद रखना इस चीज के बारे में। भले यहाँ पे मेंशन ना किया हो, बट याद रखना इस चीज में कोई गैस है। उसके बाद द सिस्टम हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। जनरली मुझे इसका जो प्रेशर है वही मेजर करना है, इसका प्रेशर यहाँ पे मेजर कर पाऊंगा, जो इस डी वाले कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर निकाल सकते हैं यहाँ पे। एट पॉइंट आर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड द प्रेशर इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा आई थिंक, इस प्रिंटिंग में आर नहीं ए होगा। ठीक है, इसको आप आर कर लो जो भी। ये वाले पॉइंट पे आप देखो ये एक्सपोज है विद द एटमोस्फेयर, तो यहाँ पे एटमोस्फेयर प्रेशर होगा, कितना होता है ये? पी नॉट। ठीक है।
फिर द प्रेशर एट पॉइंट एस, ठीक है, इज गिवन बाय, मेरे हिसाब से ये भी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे एस, ठीक है, यहाँ पे एस रहेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, इससे आपको हेल्प में आएगा। जहाँ पे आर लगे तो वहां पे ए कर लो, ठीक है, और जहाँ पे एस है वहां पे बी कर लेते हैं। पहले मैं एडिट कर लेता हूँ फिर इसको यूज करना। फिर यहाँ पे बी, ई नॉट इज इक्वल एच रो जी। एस की जगह पे हमने यहाँ पे क्या किया था, एस यूज किया है क्या अभी तक, एट पॉइंट आर, और ये कौन सा था, एस ना, ओके। इतना करने से अच्छा मैं डायग्राम ही कर लेता हूँ, बिकॉज एक्सप्रेशन आपको हर जगह मिल जाएंगे, वो चेंज ज्यादा करना पड़ेगा मुझे। ए पॉइंट को क्या मानना है हमें, सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये आपका रहेगा आर। बी वाले पॉइंट को एस, ओके। उसके बाद सी पॉइंट अपना सही है, सी पॉइंट तो दिख रहा है बराबर है, एस सी, ओके, तब सही है। ध्यान दो आगे। उसके बाद ठीक है, सो आर पॉइंट आपके सरफेस पे क्या होगा, प्रेशर पी नॉट। एस पॉइंट थोड़ा नीचे आप देख पा रहे हो, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है एस पॉइंट है, इस पे क्या प्रेशर लगेगा, एक तो बाय द लिक्विड कॉलम भी लगने वाला है, जिसको हम बोलते हैं एच रो जी, और एटमोस्फेयर भी है ऊपर, ऊपर की सरफेस पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है। तो उसको और इसको जोड़ के, मतलब पी नॉट को और एच रो जी को जोड़ के आपको मिलेगा पीएस, एस वाले पॉइंट पे एटमोस्फेरिक प्रेशर। फिर पॉइंट एस एंड सी आर एट द सेम लेवल, हमने एक काम पहले भी किया है, आप देखोगे एस वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट सेम लेवल पे है, फ्रॉम बॉटम सेम हाइट पे है, सेम लेवल पे है, तो हम बोल सकते हैं एस वाले पॉइंट और सी वाले पॉइंट में जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ये काम हमने जस्ट अभी किया है, इसके पहले कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया था, पीवी इक्वल टू पी नॉट, जब बोला था हमने यहाँ पे कि भाई सी और बी पॉइंट, दोनों पॉइंट सेम लेवल पे हैं, सेम लेवल पे थे तो दोनों पे प्रेशर हमने सेम बोल दिया था, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे एस और सी पॉइंट सेम लेवल पे हैं, तो इसलिए दोनों ही पॉइंट पे जो प्रेशर है, यहाँ पे पीएस और यहाँ पे पीसी, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने यहाँ पे लिखा पीएस इक्वल टू पीसी, ठीक। सी ये वाला पॉइंट है जहां तक आपका लिक्विड कॉलम गया हुआ है। नेक्स्ट, पीएस आपने निकाला है, पीसी आपने निकाला हुआ है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट इन एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड in equilibrium is the same, that is the pressure at point C is equal to the pressure at point D। पास्कल लॉ के हिसाब से, पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि जो भी प्रेशर रहेगा बाय दैट पर्टिकुलर फ्लूइड, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा हर जगह। हमने डायग्राम कुछ बनाया था ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रेशर आप लगाओगे वो हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा जहां तक वो लिक्विड गया हुआ है, फ्लूइड गया हुआ है, ठीक है। तो मैं वो फ्लूइड की बात कर रहा हूं अभी, जो फ्लूइड यहाँ पे पूरा अंदर तक है, पूरे कंटेनर में। यहाँ पे आप क्या बोलोगे इस केस में, ठीक है, द प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। अभी डी पे जो प्रेशर होगा बाय द गैस, ठीक है, कोई कोई भी फ्लूइड हो सकता है लेट से,
तो डी वाले पॉइंट पे कोई फ्लूइड है, उसका जो प्रेशर है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे कंटेनर में वॉल पे जो हिट कर रहा है वो जो प्रेशर है, सेम प्रेशर होगा सी वाले पॉइंट पे, बिकॉज सी वाले पॉइंट पे भी वही वाला फ्लूइड होगा। तो पास्कल लॉ के हिसाब से अगर कोई फ्लूइड जहां तक भी गया है, हर जगह वो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाएगा। पतले जगह पे है तब भी प्रेशर सेम है, ज्यादा एरिया की जगह पे तब भी प्रेशर सेम। तो इसलिए यहां पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है, हर जगह सेम। डी वाले पॉइंट पर सी वाले पॉइंट पर आपको प्रेशर सेम मिलेगा। सो डी वाले पॉइंट में आप पी मान लो प्रेशर, ठीक है, और सी वाले पॉइंट में आप पीसी मान लो प्रेशर, मान लो दोनों ये सेम। फिर कंपेयर करोगे आप इक्वेशन 1 2 और 3, इसको इसको और इसको, आपको क्या मिलेगा ध्यान दो। देखो यहां पे एक तो देखो पहले पीएस आप देख लो, पीएस बराबर है पीसी से, और पीसी बराबर है पी से। तो डायरेक्टली मैं पी को ना पुट कर दूं यहाँ पे पीएस की जगह, समझ रहे हो? पीएस बराबर है पीसी से और पीसी बराबर है पी से। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसटिविटी पीएस और पी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप पी पुट कर दो, तो पी इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, ठीक है। फिर जैसे कि हमने पहले बोला था कि भाई डिफरेंस इन प्रेशर की बात करेंगे, डिफरेंस इन प्रेशर को हम नापेंगे बाय द हेल्प ऑफ ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो पी नॉट आप वहां भेजो, डिफरेंस आ गया प्रेशर का, आ गया एच रोज, ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकला। ठीक, कुछ डिफरेंस ऑफ प्रेशर की बात गॉज प्रेशर भी करता है, गॉज प्रेशर भी कुछ ऐसी चीज थी। और बाकी आप यहाँ पे और भी काम कर सकते हो, आप पी निकाल लो ना, जो ये वाले कंटेनर में भी फ्लूइड है, वो जो प्रेशर लगा रहा है उसके हेल्प से उसका जो प्रेशर लग रहा है पी, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप पी नॉट निकाल सकते हो, इसमें दिख रहा है आपको पी नॉट, वो निकाल सकते हो, आप एटमोस्फेयर प्रेशर निकाल सकते हो। तो काफी काम कर सकता है ये, ठीक है। एच निकाल सकते हो, एच मतलब क्या दिख रहा है इस केस में, एच है यहाँ पे दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस, दोनों लेवल्स के बीच में हाइट डिफरेंस, रो डेंसिटी जी 9.9। क्लियर है सबको? ओपन ट्यूब मैनोमीटर इजी सा है, कुछ नहीं इसमें, ये करेक्शन मैंने कर दिया एज इट इज, इसको देखना आर एस सी डी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लो, न्यूमेरिकल देख लो। पहला क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनपुट पिस्टन जहां पे आप फोर्स इनपुट कर रहे होगे, ठीक है, उस जगह पे सरफेस एरिया कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आपका जो A1 होगा होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटपुट पिस्टन है सरफेस एरिया ऑफ 1500। आउटपुट पिस्टन का आप खुद देखो कितना दिया है, 1500 दिया है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर A2। फोर्स 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, यहाँ पे जो फोर्स लगा 25 न्यूटन का लगा है फोर्स। तो बताओ कि फाइंड द वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन, मतलब आउटपुट पिस्टन में जो वेट लग रहा है वो कितना है। अगर आपसे पूछा कि वो लोड का वेट क्या है, इन रिटर्न आप बस इतना बता दो कि भाई मैं अपोजिंग फोर्स कितना दे रहा हूं, जितना अपोजिंग फोर्स होगा वो वेट के बराबर ही होगा। थोड़ा सा ही नेग्लिजिबल अमाउंट में ज्यादा अगर हो गया तुरंत ही लिफ्ट करना चालू कर देगा। तो मुझे वो बस बॉर्डर वाली फोर्स चाहिए, तो मैं इतना ही लेके चल लेता हूँ, दोनों को इक्वल बोलूंगा भाई, जो नीचे का फोर्स लग रहा है ऊपर का जो वेट लग रहा है दोनों बराबर है। इन रिटर्न मुझे बस ये फोर्स निकालना है F2। जो फोर्स ये आउटपुट वाला पिस्टन लगा रहा होगा वो उसके वेट के बराबर होगा, ये हम लेके चलते। सो करना कुछ नहीं, आपको F1 A1 पता है और F2 ढूंढना है, A2 पता है। सो सिंपल से फॉर्मूला लग सकता है पास्कल लॉ के हिसाब से, F2 F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। जो जो पता है पुट करो, बस हमें F2 ही नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है। A2 वहां भेजो, ऊपर आ जाएगा। F1 आपको 25 दिया है, पुट कर दिया। देखो दोनों आपके एरिया सेम यूनिट्स में थे, ठीक है।
सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप काम करोगे, मेहनत हो जाएगा मीटर स्क्वायर करने में, आंसर चेंज नहीं होगा, बिकॉज आप देखो यहाँ पे दोनों एरिया एक के ऊपर एक है। तो अगर इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया, इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, या इसका मीटर स्क्वायर होगा, इसका भी मीटर स्क्वायर होगा, अल्टीमेटली ये यूनिट कैंसिल ही होनी है। और बस बचेगा क्या, फोर्स की यूनिट न्यूटन, बिकॉज आप निकाल भी रहे हो एक फोर्स ही, न्यूटन ही चाहिए, ठीक है। इसलिए आसान चीज और सही चीज यही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में रखो। सो पुट कर सकते हैं 1500 नीचे 30 और यहाँ पे 25, डिवाइड हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 50 आ जाएगा, 25 में 50 मल्टीप्लाई किया, 1250 न्यूटन। ध्यान दो, लगाया कितना था फोर्स, 25 न्यूटन बस। और कितना बन गया आउटपुट फोर्स, 1250। बहुत टाइम्स बढ़ चुका है फोर्स, इसलिए आप इजिली हैवी लोड्स उठा सकते हो। ये काम है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के हेल्प से ये चीज दिमाग में भी आई कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। गलती से कभी किसी ने कर दियो, बाकी दिमाग में आई, फिर मशीन्स में इम्प्लीमेंट की गई आफ्टर पास्कल लॉ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो। अ स्विमर जम्प्ड इनटू अ स्विमिंग टैंक एंड वाज स्विमिंग 8 मीटर बिलो द सरफेस टैंक। तो ये जो स्विमर है, तैर रहा है ना, डाई मारा, तैर रहा है, और ये सरफेस से 8 मीटर नीचे है, 8 मीटर के डेप्थ पे है, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो आगे आपसे पूछा है कि कैलकुलेट करो। पहली बात, द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव हिम। बस आपको क्या निकालना है कि इसके ऊपर जो पानी है उसके द्वारा कितना प्रेशर होगा। मतलब ये कौन सा प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। सिर्फ और सिर्फ ऊपर का जो पानी है इसके द्वारा जितना प्रेशर है वही पूछा है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम क्या होता था फॉर्मूला, एच रो जी। फिर टोटल प्रेशर ऑन द स्विमर, टोटल प्रेशर पूछा है फिर बाय द स्विमर। अब मैं तो लेके चलता हूं, अगर ये डुबकी मार रहा है कहीं से तो हवा से मार रहा होगा, मतलब सरफेस के ऊपर हवा होगी, तो यहां पे आपका जो प्रेशर होगा वो पी नॉट होगा, ठीक। और टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो। अगर कोई डेप्थ एच पे है तो ये है, अगर कुछ हाइट पे करते तो यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस की जगह पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता। डेराइव किया हुआ है हमने, एक बार और देख लेना, पिछला लेक्चर दिमाग में होना चाहिए। तो बस इतना काम करना है, बहुत सारी चीज आपको दी है, आपको रो की चिंता नहीं करनी, रो के लिए रोना नहीं है। डेंसिटी है गिवन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी आपको दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत हेल्प हो गई, पता ही नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमोस्फेरिक प्रेशर मैं तो बोलता हूँ याद भी रख लो इससे। सी लेवल पे एटमोस्फेरिक प्रेशर इतना होता है, इसको आप यूज कर सकते हो, याद रखना। देखो इसमें यहाँ पे जो भी चीजें हैं ये दे दी है, बट एक्सपेक्टेड है कि आप याद रखो इसे। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू याद है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमोस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर। सब ऐसा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको डेप्थ दिया है, एच लेके चल सकते हैं इसको 8 मीटर, ये आपको जो दी हुई है, बाकी सब तो एज इट इज, ठीक है। एटमोस्फेयर प्रेशर को आप पी नॉट बोलोगे, आपका ये जी है, ये आपका रो है, हमने वो सब यहाँ पे मार्क कर लिए। पहले आपको पूछा है कि उसके ऊपर जो पानी है उसके द्वारा जो उस पर लगेगा प्रेशर वो निकालेंगे। सो सिंपल सा फॉर्मूला था क्या, एच रो जी। हाइट है एच, डेप्थ है एच, 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर याद रखना, ये क्योंकि हमने सब कुछ फिर लिया है यहाँ पे एसआई में, ये भी एसआई में रहे, एसआई में रहे, है कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। सो 8, डेंसिटी आपको वाटर का 1000 पता है, और जी 9, कंप्लीट, सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें। फिर टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो उसके लिए क्या था फॉर्मूला, पी नॉट प्लस एच रो जी।
पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर आपको दिया हुआ है, प्लस एच रो जी, मतलब आप इसकी जो वैल्यू है पुट कर दो ना, निकाला हुआ है, आपस में काम करना। फिर आप यहाँ पे क्या करो, इसको सॉल्व करना है, सो आपको उसके पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि भाई इंटू 10 की पावर कुछ दिख रही है, बीच में प्लस है, इतना आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, यहाँ पे आपको पहले 10 की पावर सेम करनी पड़ेगी। जैसे इसको भी चाहे आप 4 बना दो और कॉमन निकाल के ऐड कर लेना, या आप इसको 5 बना लो, कॉमन निकाल के ऐड कर लेना। आप जैसे अगर इसको अगर 10 की पावर 5 बनाते हो, तो 10 की पावर 5 बनेगा कैसे? आप जब 10 की पावर 4 में 10 क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 5 बनेगा। बैलेंस बना के चलना है, डिवाइड भी करोगे 10 से। क्या बोला मैं? 10 की पावर 4 को 5 बनाना था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 5, कल को हम कॉमन निकाल सकते हैं और सिंपली ये नंबर को इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो 10 की पावर 4 को 5 बनाने के लिए यहाँ पे 10 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी। ये मेरे रिक्वायरमेंट वाली बात होगी। इसके बाद हम ये काम करेंगे जो मैथ्स की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। क्या? मल्टीप्लाई किया 10 से अपने लिए, तो मैथ्स के हिसाब से बैलेंस बनाने के लिए मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे ऑलरेडी नंबर था 7.84। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 5। अब ये क्या करूं मैं, वापस से यही नहीं डाल सकता, यहां से निकाल रहा हूं, वहीं पहुंच जाऊंगा मैं 10 की पावर 4 में। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कुछ सॉल्व कर लूंगा। 7.84 को मैं डिवाइड कर दूंगा क्योंकि नीचे है 10, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.784। ये चीज बनेगी शिफ्टिंग शिफ्टिंग करके। और ये आप फिर ऐड कर लो, 1.013 इंटू 10⁵। जब ये ऐड होगा तो आप देखोगे दोनों में ही ये टर्म कॉमन है, 10 की पावर 5। और ब्रैकेट में आप देखो यहाँ पे 1.013 प्लस यहाँ पे ये अगर बाहर निकाला तो क्या बचेगा 0.784। अब इसे बस ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 1.797, और साथ में क्या है 10 की पावर 5। प्रेशर है तो रहेगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज सारी यूनिट्स यहाँ पे एसआई में थी, ये भी एसआई में। इजी है, ऐसे इजी क्वेश्चन आपको महाराष्ट्र बोर्ड में मिल जाता है। कुछ हद तक ऐसे क्वेश्चन आपके इसमें सीटी में भी आ जाएंगे। बाकी फॉर्मूले सारे दिमाग में रख। बाय द लिक्विड कॉलम बोला, पानी जो ऊपर का है उसको उसको ही लेके बोला, तो ये आप फॉर्मूला यूज करोगे। टोटल बोला तो इसमें आप पी नॉट भी जोड़ दो। ये डेप्थ की बात है। अगर कुछ हाइट एच होती है ना, हमने एक केस लिया था कि यहां पे रखा है कंटेनर और हाइट एच है, यहां की अगर बात करता हूं, ठीक है, तो उस केस में जो प्रेशर था उसमें यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या था माइनस। ठीक है, ओके। तो इतना था आज के लेक्चर में, और कंक्लूड करता हूँ आज के लेक्चर में। इसमें कहीं भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। लेक्चर क्लियर रहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पिछला तो जो है वो रिवाइज करते चलो, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट किया गॉज प्रेशर से, और जो भी मैंने यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला यूज किया है, चाहे वो अगर लिक्विड कॉलम हो या टोटल प्रेशर हो, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाके वो चीज देख लो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।